जय हिंद बच्चों। आज हिंदी के कालखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? और कुछ नया समाचार क्या है? इस तरह के प्रश्न हमारे घर के आसपास जो लोग रहते हैं, जो हमसे तकरीबन रोज़ भी मिलते हैं, यदि वो कभी हमसे बाज़ार में, हाट में या कहीं आसपास मोहल्ले में घूमते हुए मिल जाते हैं, तो वे भी हमसे इसी तरह के प्रश्न करते हैं। इस तरह के प्रश्न करने का क्या औचित्य हो सकता है? सही समझे, जिज्ञासा। मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है। उसे हरदम कुछ नया समाचार जानने की जिज्ञासा रहती है। इसी जिज्ञासा का आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत महत्व है। अब जिज्ञासा को हम आज के अपने प्रकरण से कैसे जोड़ेंगे, वो हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। सबसे पहले हम पुराने प्रश्नों पर ही चलते हैं जिनकी अभी हमने चर्चा करी। यदि किसी ने हमसे पूछा कि आपके पास कुछ नया हालचाल क्या है, क्या समाचार है, तो हम उसे तुरंत उत्तर दे देते हैं और समझाते हैं। बच्चों, मुझे लगता है कि ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम अपने आसपास कुछ नया ताज़ा समाचार जानने के लिए सदैव इच्छुक रहते हैं और हमें हमेशा ये जिज्ञासा बनी रहती है। जैसे सुबह सुबह जब हम घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, समाचार पत्र जो हमारे घर में आया हुआ रहता है उसे उठाते हैं और उसकी हेडिंग्स जो रहती हैं, जो उसके मुख्य बिंदु रहते हैं, उन पर ध्यान देते हैं कि क्या कुछ नया ताज़ा समाचार आज हमें पढ़ने के लिए है। फिर हम देखते हैं कि हमारे घर में भी सभी लोग बड़ी तल्लीनता से समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो ये जिज्ञासा से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जिज्ञासा मनुष्य का सहज स्वभाव होता है। अब इसी सहज स्वभाव के कारण मनुष्य जो है समाचारों को जानना चाहता है। उन समाचारों को जानना कहीं ना कहीं पत्रकारिता से महत्व रखता है। अब समाचारों को जानना पत्रकारिता से किस प्रकार महत्व रखता है, यह हम अभी अपनी स्क्रीन पर भी देखेंगे। पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाने से है। जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो पत्रकारिता भी नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं जिज्ञासा और पत्रकारिता का आपस में गहरा घनिष्ठ संबंध है। चलिए देखते हैं पत्रकारिता क्या है। किसी भी घटना, विचार या समस्या का समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपने के लिए सबसे अत्यंत आवश्यक है कि वह ताज़ा हो, न्यू हो, तभी वो न्यूज़ बन सकता है। हमने कई बार देखा कि जो शाम के समाचार पत्र छपते हैं, कभी मार्केट में हम उन्हें बिकते हुए भी देखते हैं, तो कैसे आवाज़ लगाते हैं वो लोग, आज की ताज़ा खबर, आज के ताज़ा समाचार। तो ताज़ा मतलब नवीनता। यहाँ पे हमारा पहला तत्व नवीनता। इससे स्पष्ट हुआ कि समाचार पत्रों में सदैव नवीनता होनी चाहिए। समाचार के दूसरे तत्व को देखेंगे जो है निकटता। इसमें हम देखेंगे कि एक ही संगठन का समाचार पत्र विभिन्न शहरों में, अलग अलग शहरों में निकाला जाता है। अब हम इसे निकटता से कैसे जोड़ सकते हैं, इसके अर्थ को हम कुछ इस प्रकार समझेंगे कि जैसे किसी समाचार पत्र का जो संगठन है, यदि वो भोपाल से प्रकाशित हो रहा है तो उसमें भोपाल शहर की खबरों को प्राथमिकता दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो भोपाल शहर के नागरिक पढ़ेंगे। इसी प्रकार यदि इंदौर, उज्जैन या अन्य किसी शहर का होगा तो वहाँ उस शहरों की जो खबरें होंगी, जो ताज़ा समाचार होंगे, उन्हें ही प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं जो कॉमन न्यूज़ होंगी, मतलब जो हमारे देश से संबंधित होंगी, जो विदेश से संबंधित होंगी, वह सभी समाचार पत्र जो विभिन्न शहरों से प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन उन्हें उनमें भी प्रमुखता से स्थान दिया जाएगा। अर्थात निकटता में समाचार पत्र के जहाँ से प्रकाशित हो रहा है, अर्थात स्थानीय क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाता है। अगला तत्व देखेंगे, किसी घटना के प्रभाव से भी उसका समाचारीय महत्व स्पष्ट होता है। किसी घटना की तीव्रता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है
कि उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं या कितनी बड़ी जनसंख्या पर उस समाचार का प्रभाव पड़ रहा है। अगला तत्व है जनरुचि। किसी भी घटना, विचार, समस्या या जो कुछ भी समाचार पत्र में छपना हो, उसके लिए जनरुचि एक आवश्यक तत्व है। बच्चों, अगला तत्व है टकराव तथा संघर्ष। किसी घटना में टकराव या संघर्ष का पहलू होने पर उसके समाचार के रूप में चयन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों में टकराव या संघर्ष के बारे में जानने की स्वाभाविक दिलचस्पी होती है। अगला तत्व है महत्वपूर्ण लोग। मशहूर और जाने माने लोगों के बारे में जानने की आम पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं में स्वाभाविक इच्छा होती है। कई बार किसी घटना से जुड़े लोगों के महत्वपूर्ण होने के कारण भी उसका समाचारीय महत्व बढ़ जाता है। बच्चों, अगला तत्व है उपयोगी जानकारियाँ। यदि आपने समाचार पत्र ध्यान से पढ़ा है तो आपने उसमें देखा होगा कि उसमें लिखा आता है, जैसे कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में जल प्रदाय व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, कुछ कारणों से पाइपलाइन में लीकेज हो रही है या ख़राब हो गई है, तो समाचार पत्र में खबर छपती है कि आज इस क्षेत्र में जल प्रदाय की जो आपूर्ति है वो प्रभावित रहेगी। या इसके अलावा बिजली आपूर्ति से संबंधित भी खबरें हमने समाचार पत्रों में पढ़ी है कि आज इस क्षेत्र की मेंटेनेंस, रख रखाव का कार्य किया जाना है, तो इस समय से इस समय तक यहाँ बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि समाचारों में उपयोगी जानकारियाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इनसे समाचार पत्र पढ़ने वालों को उनके क्षेत्र के संबंध में, देश विशेष के संबंध में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अगला तत्व है अनोखापन। नाम से ये स्पष्ट है, कुछ अनोखी बात होगी तभी समाचारों में अनोखापन आ पाएगा। हम कई बार समाचार पत्रों में इस प्रकार की अनोखी बातों को पढ़ते हैं, और यदि आपने अभी तक समाचार पत्रों को नहीं पढ़ा है या समाचार पत्र को पढ़ने में दिलचस्पी या रुचि नहीं लेते हैं, तो आज अपनी इस हिंदी के कालखंड की कक्षा के बाद तुरंत ही आज का समाचार पत्र पढ़िए और जानिए कि हमने जो समाचार के तत्व हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो आपने कहाँ तक समझे और आप इन्हें समाचारों में कितना उपयोगी देख रहे हैं। अगला तत्व है पाठक वर्ग। पाठक मतलब जैसे हम समाचार पत्रों को पढ़ने वाले पाठक। आमतौर पर हर समाचार संगठन से प्रकाशित या प्रसारित होने वाले समाचार पत्र और रेडियो, टीवी चैनल का एक खास पाठक, दर्शक या श्रोता वर्ग होता है। समाचारीय घटना का महत्व इससे भी तय होता है कि किसी खास समाचार को ऑडियंस कौन है और उसका आकार कितना है। समाचार पत्र पढ़ने वालों में मध्यम वर्ग के लोग अधिक होते हैं, इसलिए अधिकांश समाचार उन्हीं से संबंधित होते हैं। बच्चों, अगला और महत्वपूर्ण और अंतिम तत्व है नीतिगत ढांचा। तो चलिए देखते हैं इसे। विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है। इस नीति को संपादकीय नीति भी कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि संपादन किस प्रकार से किसी भी समाचार में अपनी एक विशेष भूमिका रखता है। आपको ध्यान होगा कि हमने जब जनसंचार माध्यम वाला पाठ पढ़ा था तो हमने एक जगह द्वारपाल, गेटकीपर, उसमें पढ़े थे कि एक तत्व होता है द्वारपाल या गेटकीपर, अनावश्यक तत्व को जो अंदर जाने से रोकते हैं। इसी तरह ही कुछ संपादन का कार्य भी होता है। संपादन का कार्य किसी भी घटना, विचार या समस्या या जो भी कुछ समाचार पत्र में छपने के लिए सामग्री आई है, उसमें से इस तरह उसको रोचक बनाना, प्रभावशील बनाना कि पाठक वर्ग पर उसका अत्यंत प्रभाव पड़ सके। हम इसे कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं, किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। एक उप संपादक अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़ता है, उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्य संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है। वह उस खबर के महत्व के अनुसार उसे काटता छांटता है और उसे कितनी और कहाँ जगह दी जाए यह तय करता है। इसके लिए वह संपादन के कुछ सिद्धांतों का पालन
करता है। हमने देख लिया कि संपादन का कार्य किस तरह से होता है। अब इसके कुछ सिद्धांत भी हैं। अब संपादन के सिद्धांत किसी भी खबर को किस प्रकार प्रभावित करते हैं या उसे कितना प्रभावशील बनाते हैं, ये हम इन सिद्धांतों के माध्यम से समझेंगे। पहला सिद्धांत है तथ्यों की शुद्धता, जिसे हम अंग्रेजी में एक्यूरेसी भी कहते हैं। दूसरा सिद्धांत है वस्तुपरकता। तीसरा सिद्धांत निष्पक्षता। चौथा संतुलन और पांचवा सिद्धांत है स्रोत। इन पांचों सिद्धांतों को पढ़ने के पश्चात हम देखेंगे कि ये पत्रकारिता में किस तरह अपनी छाप छोड़ते हैं। पहला सिद्धांत है तथ्यों की शुद्धता। चलिए देखते हैं तथ्यों की शुद्धता किस प्रकार से पत्रकारिता में, किसी भी समाचार पत्र में अपना क्या स्थान रखती है। एक आदर्श रूप में मीडिया और पत्रकारिता यथार्थ या वास्तविकता का प्रतिबिंब है। इस तरह एक पत्रकार समाचार के रूप यथार्थ को पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन यह अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसे हम किसी छोटी सी कहानी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे हमने एक कहानी सुनी हुई है जो बहुत प्रचलित भी है कि 6 अंधे व्यक्ति थे। उनसे किसी ने पूछा हाथी कैसा होता है, तो उन्होंने 6 व्यक्तियों ने अपने अपने तथ्यों के निष्कर्ष के आधार पर बताया कि हाथी कैसा होता है। इसी प्रकार तथ्य जो हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा बिंदु है वस्तुपरकता। अब ये कितना महत्वपूर्ण है? वस्तुपरकता को भी तथ्यपरकता से आंकना आवश्यक होता है। दोनों के बीच थोड़ा सा अंतर भी है जिसे समझना जरूरी है। तथ्यपरकता का संबंध जहाँ अधिकाधिक तथ्यों से होता है, वहीं वस्तुपरकता का संबंध इस बात से होता है कि कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता है। कोई भी समाचार सबके लिए एक साथ वस्तुपरक नहीं हो सकता, क्योंकि सबके अपना देखने का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। एक ही समाचार किसी के लिए वस्तुपरक हो सकता है और किसी के लिए पूर्वाग्रह से प्रभावित भी हो सकता है, परंतु एक पत्रकार को जहाँ तक संभव हो अपने लेखन में वस्तुपरकता का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है निष्पक्षता, फेयरनेस। ये कैसे है? चलिए देखते हैं। एक पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना भी बहुत ज़रूरी है। उसकी निष्पक्षता से ही उसके समाचार संगठन की साख बनती है। हमने पहले भी देखा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसकी राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में अहम भूमिका है, लेकिन निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं होता है। पत्रकारिता सही और गलत, अन्याय और न्याय जैसे मसलों के बीच तटस्थ नहीं हो सकती, बल्कि वह निष्पक्ष होते हुए भी सही और न्याय के साथ होती है। अगला बिंदु है संतुलन या बैलेंस। समाचार में संतुलन का महत्व तब कहीं और अधिक हो जाता है जब किसी पर किसी तरह के आरोप लगाए गए हों या इससे मिलती जुलती कोई स्थिति हो। आमतौर पर समाचार में संतुलन की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहां किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल हों और उनका आपस में किसी न किसी रूप में टकराव हो। उस स्थिति में संतुलन का तकाजा यही है कि सभी संबद्ध पक्षों की बात समाचार में अपने अपने समाचारीय वजन के अनुसार स्थान पाए। अगला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्रोत। हर समाचार में शामिल की गई सूचना और जानकारी का कोई स्रोत आवश्यक है। बच्चों, समाचार संगठन के स्रोत को हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे जो समाचार पत्र के रिपोर्टर होते हैं, पहले वो रिपोर्ट अलग अलग घटनाओं की जानकारी इकट्ठी करते हैं। फिर हमने पहले भी देखा कि जो उप संपादक हैं वह उन घटनाओं को देखते हैं, उनमें क्या आगे बढ़ना चाहिए, क्या मुद्दे को वहीं समाप्त कर देना चाहिए, व्याकरण सम्मत भाषा होनी चाहिए, शैली किस तरह की होनी चाहिए, इन सब बातों पर विचार किया जाता है। इसके बाद संपादक का कार्य आता है। उस रिपोर्टर की खबर का संपादन अर्थात एडिटिंग की जाती है। इन सब का स्रोत से कहीं न कहीं अत्यंत गहरा संबंध होता है। समाचार की साख को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है कि इसमें शामिल की गई सूचना या जानकारी का कोई स्रोत हो और वह स्रोत इस तरह की सूचना या जानकारी देने का अधिकार रखता हो और समर्थ हो। जैसे ही सूचना सामान्य होने के दायरे से बाहर निकलकर
विशिष्ट होती है, उसके स्रोत का उल्लेख आवश्यक हो जाता है। आमतौर पर पत्रकार स्वयं किसी सूचना का प्रारंभिक स्रोत नहीं होता। वह किसी घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित नहीं होता। वह घटना के बाद घटना स्थल पर पहुंचता है। यह सब कैसे हुआ, यह जानने के लिए उसे दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन उसे इसकी पुष्टि करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि जो भी स्रोत वह दूसरों से हासिल कर रहे हैं वह विश्वसनीय हो। बच्चों, समाचार पत्र को पढ़ते समय जो पाठक होता है वह केवल एक ही तरह की खबरें पढ़ने के लिए उत्सुक नहीं होता। तभी हमने देखा कि समाचार पत्रों में तरह तरह के खबरें, कुछ टिप्पणियाँ, कुछ कार्टून आदि से उसे रोचक बनाया जाता है। कुछ जानकारियाँ होती हैं, जैसे हम देखते हैं कि उसमें हमारी जीवन शैली से संबंधित, हम अपने आप को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से किस प्रकार मजबूत करें, तो कुछ योग के टिप्स होते हैं, हमारे खान पान से संबंधित टिप्स होते हैं। और अभी हम वर्तमान में जब कोविड-19 के दौर से गुज़र रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि समाचार पत्रों में रोज़ कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली को, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के भी उपाय उसमें दिए जाते हैं। और जो समाचार पत्रों को नियमित रूप से पढ़ रहे हैं वे ज़रूर इन पर अमल भी करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पत्रकारिता के भी विभिन्न आयाम होते हैं। अब वो कैसे होते हैं और समाचार में, समाचार पत्रों में और अपने पाठक वर्ग पर किस प्रकार का प्रभाव छोड़ते हैं, अब हम इसे देखेंगे। पत्रकारिता का संबंध मुख्य रूप से समाचारों से होता है, किंतु इसके अन्य आयाम भी होते हैं। संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफ। अब हम देखेंगे कि संपादकीय किस प्रकार से किसी भी समाचार पत्र में अपना प्रभाव रखता है। यह समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है और इसे संपादकीय कहा जाता है। दूसरा बिंदु, फोटो पत्रकारिता। फोटो पत्रकारिता ने छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ समाचार पत्रों में अहम स्थान बना लिया है। कहा जाता है कि जो बात 1000 शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती, वह एक तस्वीर कह देती है, और इसे हम इस माध्यम से अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसके बाद है कार्टून कोना। कार्टून कोना लगभग हर समाचार पत्र में होता है और उनके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियां पाठक को छूती हैं। कई बार चुटीली टिप्पणियां कई बार कड़े और धारदार संपादकीयों से भी अधिक प्रभावी होती हैं। इसके पश्चात है रेखांकन और कार्टोग्राफ। ये समाचारों को न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों तक ग्राफ से पूरी बात एक नज़र में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफी का उपयोग समाचार पत्रों के अलावा टेलीविज़न में भी होता है। बच्चों, अब हम पत्रकारिता के कुछ प्रमुख प्रकारों को देखेंगे और देखेंगे कि ये विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रभाव किस तरह रखते हैं। पहला प्रकार है खोजपरक पत्रकारिता। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे समाचार और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। इसका ही एक नया रूप टेलीविज़न में स्टिंग ऑपरेशन के रूप में भी सामने आया है। दूसरा प्रकार है विशेषीकृत पत्रकारिता। पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं है। पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वह घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है। इसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषता के 7 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता,
खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता एवं फैशन और फिल्म पत्रकारिता। इन क्षेत्रों के समाचार और उनकी व्याख्या उन विषयों में विशेषता हासिल किए बिना देना कठिन होता है, इसलिए इन क्षेत्रों के पत्रकार भी अलग अलग होते हैं। अगला बिंदु है वॉच डॉग पत्रकारिता। इसका अर्थ है लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। एडवोकेसी पत्रकारिता। ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं। उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर शोर से अभियान चलाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। वैकल्पिक पत्रकारिता। वैकल्पिक पत्रकारिता में जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। इस प्रकार हमने पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों को देखा और समझा है। बच्चों, इस पूरे कालखंड में हमने पत्रकारिता, संपादन, उपसंपादक, संपादक, समाचार पत्र संगठन आदि सबके विषय में थोड़ा थोड़ा पढ़ा और उसे समझने का प्रयास भी किया। आशा है आप इसे भलीभांति समझ गए हैं और अब आप नियमित रूप से जब समाचार पत्र पढ़ेंगे तो आप इन बिंदुओं को और अधिक प्रकार से आत्मसात कर पाएंगे, जो आपके लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। समाचार पत्र हमारे जीवन में एक विशेष महत्व रखते हैं। ये हमें हमारे ही देश से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से परिचित करवाते हैं। अतः समाचार पत्रों का निष्पक्ष होना भी अत्यंत आवश्यक है। हमने देखा समाचार क्या है, समाचार पत्रों के लिए कुछ विभिन्न तत्व, समाचार के तत्व, उनके प्रकार, पत्रकारिता के विविध आयाम किस प्रकार के हैं और वो किस किस तरह से किसी भी समस्या को, किसी भी घटना को या किसी भी विचार को हमारे सामने बड़े प्रभावशील ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आशा है आज के कालखंड में आपको यह सब बिंदु अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। अगले कालखंड में किसी नए बिंदु के साथ फिर मिलेंगे। जब तक घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और इसी तरह अपने ऑनलाइन कक्षाएं अटेंड करते रहें। जय हिंद।